पहली बार। इन्होंने क्या बताया, पहले तो ये इतनी बात समझे कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया की गति, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है टेम्परेचर से, कंसंट्रेशन से, है ना, और जब नंबर ऑफ मोल्स कम या ज्यादा करने थे वॉल्यूम से, इन सब से अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है। और नॉर्मली आदि का प्रभाव क्या लिखा है, जब रासायनिक, इन सब से कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ा लिया तो रेट बढ़ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेचर हम बहुत जल्दी रिएक्शन कराना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। जैसे सिंपली आप घर पे चाय बनाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि अगर गैस ज्यादा खोल देंगे तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस दे दें तो 1 मिनट में चाय बन के तैयार, उसकी भी एक लिमिट है। तो ये बाहरी जो फैक्टर होते हैं इनको जब लगा देने से भी रेट जब अफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ हम बाहरी पदार्थ इनडायरेक्ट रूप से यूज करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो बाहरी पदार्थ जो क्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं उनको कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फेनोमेना को कैटालिसिस कहते हैं। यानी फिर से एक बार समझे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको जो भी पदार्थ अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, कैसे, बिना अपने रासायनिक संगठन बदले, बिना अपनी मात्रा को बदले, तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी आप पदार्थ को यूज करेंगे, जितने ग्राम डाला था उतने ग्राम ही निकल जाएगा। पाउडर्ड फॉर्म में डाला था, पाउडर्ड फॉर्म में ही निकलेगा, ना तो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा, ना ही उसके वेट में चेंज होगा। लेकिन उस रिएक्शन में जाने के बाद उस रिएक्शन की रेट को या तो डिक्रीज कर देगा या इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे बाहरी पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग पहली बार बर्जीलियस ने किया। ये जो हम डेफिनेशन कह रहे हैं कि वो बाहरी पदार्थ जो बिना अपने रासायनिक संगठन और अपनी मात्रा को बदले रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देते हैं, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। ये परिभाषा कितने बताई, ओस्टवाल्ड ने, ओस्टवाल्ड। तो दो चीजें हो गई, उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग पहली बार बर्जीलियस ने किया। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं उन फैक्टर से भी रेट चेंज नहीं होती है, तो ऐसे में हम कोई इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं और वो इनडायरेक्टली किसी सब्सटेंस को रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं और वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है। तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। ये किसने कहा, ने। अब ओस्टवाल्ड ने इसको और मॉडिफाई किया कि ऐसे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपनी मात्रा, बिना अपना रासायनिक संगठन बदले अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अब ये उत्प्रेरक या उत्प्रेरण की घटना कई तरीके से हो सकती है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है। जैसे जनरली आप जानते हैं, जैसे हवन चल रहा है और उस हवन में अगर हम घी डाल दें तो आग बढ़ जाएगी, तो वहां पे वो पॉजिटिव कैटालिसिस हो गया। पानी डाल दिया तो वो घटा देगी, बुझा देगी आग को, तो वो नेगेटिव कैटालिसिस। तो जो जैसे मान लीजिए KClO3 है, आप जानते हैं पोटेशियम क्लोरेट पढ़ा जाता है, जब इसको हीट कराते हैं तो ये KCl और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब इस प्रोसेस को जल्दी टूटने लगे, इसके लिए हम पाउडर फॉर्म में MnO2 डाल देते हैं। इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज होने लगता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में HCl से O2 होके H2 और क्लोरीन गैस डीकन विधि जो होती है क्लोरीन बनाने की, डीकन प्रोसेस, उस प्रोसेस में यूज करते हैं। तो CuCl2 का यूज करते हैं। तो आपने ये जाना कि ऐसे बाहरी पदार्थ जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उनको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को धीमा कर देते हैं
उनको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2 और O2 में स्पीड में हो रहा था, लेकिन अगर हम इस पे ग्लिसरीन डाल दें, ग्लिसरॉल डाल दें, तो ये H2 और O2 में टूटने लगे। कैसी हो जाएगी? टूटना इसका कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। वही जो प्रोसेस फास्ट हो रही थी इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में अगर करा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। क्लोरोफॉर्म को काली बोतलों में या ऊपर तक भरकर या भरने के बाद, पूरा भरने के बाद डाट को जोर से कस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो। क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बना लेती है, COCl2। क्लोरोफॉर्म में निश्चितक का गुण होता है, फॉस्जीन बना लेती है। फॉस्फीन तो PH3 हो जाएगी। यस, COCl2, C बड़ी है, O बड़ी है, Cl2, COCl2। इस COCl2 को क्या कह रहे हैं? फॉस्जीन। और PH3 को क्या कह रहे हैं? फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस और अमोनिया गैस, इन दोनों में क्या आप बता सकते हैं, इन दोनों में किसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो अच्छा है? NH3 का। सही है, ठीक है। सर वजह इसकी क्या है? ये हाइड्राइड ये साइज में छोटा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉस्जीन और फॉस्फीन में अंतर समझ गए? फॉस्फीन के खोज करता है जैन गैम्बर, एक साइंटिस्ट हैं जैन गैम्बर। फॉस्फीन के है ना सर? यस। तो ये तो इसी, यस, ये तो इसी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में मिली है, मतलब इसके रिएक्शन से। इसके क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता सिम्पसन और हैरिसन का, दो लोगों का नाम आपने सुना होगा, किताब में लिखे हो, कभी पढ़े हो। सिम्पसन व हैरिसन, ये क्लोरोफॉर्म के। यस। अब क्लोरोफॉर्म का जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था वो साइंटिस्ट कौन थे? ड्यूमा। ये हम जानते हैं, इसको सुंघाने से बेहोशी आ जाती है। निश्चेतक के रूप में पहली बार किसने प्रयोग किया था इन्होंने? वैसे जहर घुराने सर लेके घूमते इसको। हाँ, वही है ये। पहले इसका उसमें भी यूज करते थे, पहले जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता था तो निश्चेतक के रूप में इसका यूज भी करते थे। इसको सुंघा देने के बाद ऑपरेशन कर देते थे, लेकिन तब इतने ज्यादा जो एनेस्थीसिया है वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तब इसी का प्रयोग करते थे। लेकिन कमी इसमें यही थी कि यूज तो करते हैं, अच्छी बात, लेकिन आपने अगर खुला छोड़ दिया तो फॉस्जीन बन जाएगी, विषैली गैस। आप समझते रहेंगे कि क्लोरोफॉर्म ही, आप सुंघा दिए, उसको ऑपरेशन कर दिया, फिर बाद में कहो उठो, वो तो उठ ही गया, हमेशा के लिए उठेगा कहाँ से? ये समस्या थी। तो क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण फॉस्जीन गैस में हो जाता है, उसके दो तरीके हैं रोकने के सर। या तो उन्हें काली बोतल में रख दिया जाए जिससे ऑक्सीडाइज ना हो पाए। दूसरा तरीका है कि पूरी बोतल भर के रख दिया जाए जिससे एयर ना मिले कहीं से, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तीसरा तरीका है कि अगर बोतल बच भी गई है, खाली है, तो उसमें आप एल्कोहल डाल दीजिए, जो कि इसके ऑक्सीडेशन के प्रिवेंटेशन का काम करेगा। प्रिवेंशन का काम करेगा। काली बोतल ही क्यों ली सर? मतलब ऑक्सीडाइज जो धूप के कारण है ना, उसमें चले जाएंगे सीधे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। यस। तो वो जो सनलाइट नहीं जाएगी, काली होगी, तो इसका मतलब एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण नहीं होगा। या तो इस तरीके से नहीं होगा, या फिर पूरा ढक्कन भर के रख दीजिए तो एयर टाइट हो जाए कि कहीं से भी अंदर जाने के लिए ऑप्शन ही ना बचे, तो ऐसे नहीं हो सकता। या फिर तीसरा तरीका है कि कैसे भी रखिएगा, नॉर्मल बोतल में रखिएगा, किसी तरीके से रखिए, उसमें इथेनॉल मिला दीजिए, तो वो इसकी प्रोसेस जो है डिकम्पोज होने की वो स्लो कर देगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है टेट्राइथाइल लेड, TEL। इसका यूज आपने पढ़ा होगा, जो कभी आप देखते होंगे, जैसे
बुलेट वगैरह या यामा गाड़ी ले जाते हैं, जब वो स्पीड में ले जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ चलने पर फट की आवाज आती है। हाँ जी। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जो मोटरसाइकिल में जो इंजन यूज कर रहे हैं वो और स्वतः चलित इंजन है। इनमें होता क्या है कि इनमें पेट्रोल या डीजल जलता है अंदर, उससे जो हीट निकलती है उससे इंजन चलता है। तो होता क्या है कि उनमें जब टंकी से वहां से डीजल या पेट्रोल जाता है दहन इंजन तक, तो कभी कभी वो दहन हो नहीं पाता पूरा, और साइलेंसर के रास्ते से ऐसे ही एक बूंद दो बूंद करके वो आती रहती है टाइम टाइम पे। वो जब वहां पूरी इंजन में नहीं जल पाती है, तो जब वो निष्कासन के रास्ते से ऐसी जो बिना जला हुआ ईंधन आ जाता है उसी की आवाज आती है। तभी आपने देखा होगा कभी स्कूटी या बिक्की टीवीएस की या वैसी ले जाते हैं तो उसमें पेट्रोल के साथ एक काट के एक पैकेट टाइप का डाला जाता है, ऑयल, T2 ऑयल करके बोलते हैं, पेट्रोल पंप पे देखेंगे कि काट के एक पाउच डाला जाता है उसमें। अब तो नहीं है सर वो। अब नहीं आता है क्योंकि अब इंजन चेंज हो गए। अब आप देख रहे हैं बाइक के भी इंजन बदलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा भी होगा, इंजन इतने अच्छे बना रहे हैं कि वो जलाएंगे ही जलाएंगे ईंधन 100%। उससे फिर गाड़ी फटने की संभावना लगी रहती है ज्यादातर। हाँ, जब ईंधन ऐसा चला जाएगा सीधा तो वहां आग लग सकती है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है लास्ट में जाके, और वहां एयर भी मिल जाएगी तो वहां विस्फोट होने की, आवाज होने की संभावना दिक्कत जाता है। तो इस टेट्राइथाइल लेड ही मिला दिया जाता है जिससे, अच्छा अब उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, KNOCING, नॉकिंग कहते हैं। आप स्फोटन, अभी जो कह रहे थे कि जो पेट्रोल या डीजल निष्कासन के रास्ते से सीधा निकल जाता है, जो सीधा निकल जा रहा है उसकी वजह से जो आवाज आ रही है उस रिएक्शन को अपस्फोटन कहा जाता है, नॉकिंग। और जो टेट्राइथाइल लेड है वो क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट, अपस्फोट रोधी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि टेट्राइथाइल लेड का यूज कैसे किया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। एंटी नॉक क्या होता है, गाड़ी में जब पेट्रोल डीजल डायरेक्ट निकलने लगता है तो गाड़ी नॉक करने लगती है, खट खट की आवाज या फट की आवाज जो आती है उस चीज को रोकने के लिए। यहाँ भी लिखा है कि निकल के जो कार्बोनिल होते हैं NiCO का 4 लिखा जाता है, टेट्राइथाइल लेड कहें ये लगा लें। टेट्राइथाइल लेड कैसे कहेंगे, टेट्राइथाइल, इथाइल माने C2H5 का 4 TB, ये हुआ TEL, टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मूला। और ये निकल का कार्बोनिल, ये दोनों ही अपस्फोट रोधी की तरह कार्य करते हैं। तो जो प्रोसेस को स्लो कर दे उनको नेगेटिव कैटलिस्ट, जो बढ़ा देते उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। यस, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें नेगेटिव है, हाँ ठीक है, दिया है तो है, नीचे डिफाइन तो करे हैं। चलिए अगला है ऑटो कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, यस, कि जैसे आप देख रहे हैं ये आपका एस्टर था, जल से क्रिया कराई, एस्टिक एसिड बना और इथेनॉल बना। पहले तो ये बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, एस्टर है, जल अपघटन किया है, एस्टर का जल अपघटन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री से, फर्स्ट ऑर्डर। यस, पूरा अगर बोलेंगे तो आप कहिएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, आभासी है, क्योंकि देखने से लग रहा है कि ये और ये दोनों है, लेकिन वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर पे ही डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। अगर H2O की जगह NaOH ले लेते तो सेकंड तो सेकंड ऑर्डर हो जाती, इस पे डिपेंड करती। अब आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन काहे से कैटालाइज हो रही थी, एसिड से। इसका जल अपघटन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था और बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या है, एसिड। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है तो उसको स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। समझ गए हैं बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है तो स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्वेश्चन था सर पिछले 2021 वाले में, ऐसा पूछा गया था जी।
ये आसान है, अच्छा है। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जिसके घर पे बहुत ज्यादा काम करने वाले नहीं होते तो कई लड़का या लड़की अपने शादी में खुद काम करते हैं, तो उसका उत्प्रेरक ऐसे याद रखिए। यहाँ आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन CO2 में हो जाता है KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंट में। यहाँ MnSO4 10CO2 K2SO4 प्लस HH2O में टूटता है। इसमें क्या होता है, इसमें बना हुआ जो MnSO4 है ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जो मैग्नीज का सल्फेट है या मैग्नीज का 2+ है एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। आर्सीन ASH3 जैसे NH3 अमोनिया PH3। अच्छा ये बताइए, अब की बार जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है? अब की बार डार्क आ रहा होगा। ये जो लिखा हुआ है अब की ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, ये डार्क दिख रहा है। ये जो है ना श्वेत प्रेरक ऑटो कैटलिस्ट, यस, इसके जो ऑप्शन है ये हैं जो उत्प्रेरक क्रिया की गति को गति प्रदान करता है। यस, क्रिया को गति प्रदान करता है। हाँ वो तो सभी करते उत्प्रेरक। दूसरा है जी अभिक्रिया के उत्पादों में से एक यही है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ये लेकिन वो सर स्वयं भाग नहीं लेता है। नहीं, वो तो किसी में भी नहीं लेता, मतलब वो रिएक्शन में होगा। जैसे एक सिंपल वे में उदाहरण समझिए, मतलब एक मजाक वाली बात है कि आपस में दो लोग लड़ रहे और तीसरा आदमी आया, उसे उन दोनों की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और वो आया, वो कहने लगा अच्छा तुझे गाली दी, मार साले को, और जैसे ही एक दूसरे मारने लगे वो साइड से निकल लिया। ऐसा है ना, तो वो लड़ाई में भाग ले रहा है ना, उसे उसका कोई मतलब था, लेकिन आया, लड़ाई को बढ़ाया, चला गया। अब सोचो इसी जगह पे अगर कोई दादाजी आ जाए, बूढ़े बाड़े हों, दो लड़के लड़ रहे हो, तो वो क्या कहेंगे, अरे बेटा अच्छी बात नहीं होती, लड़ाई बंद करो। निगेटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे, लड़ाई बंद करवा देंगे। ऐसे है, जबकि उन दादाजी को भी मतलब नहीं था उन दोनों की लड़ाई से, लेकिन बाबू ये जानते हैं कि इसमें खोपड़ी ओपड़ी फट जाएगी एक दूसरे का, कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको बंद करो। तो बस चाहे कोई सा भी कैटलिस्ट है रिएक्शन में विदाउट टेकिंग इन रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जब वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये तो आपने कॉमन बात बता दी कि ठीक है दो आदमी लड़ रहे थे, उसने बढ़ा दी लड़ाई को, लेकिन वो जो बाहरी पदार्थ है जब रासायनिक अपक्रिया में भाग ले ही नहीं रहा है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बदल रहा है? अगर वो पार्टिसिपेट करता तो हम मानते कुछ कर रहा है वो, लेकिन जब वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, फिर कैसे बदल रहा है? क्वेश्चन आया दिमाग में? निश्चित आना चाहिए कि क्योंकि वो जब उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, फिर कैसे उसने बदल दिया? कुछ तो हो रहा होगा उसके साथ। किसके लिए सर ये? नहीं इंड्यूस्ड? कौन सा, ये वाला? नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं कि जो भाग नहीं ले रहा वो फिर भी उसकी गति को नहीं, वो किसी में भी नहीं लेता ना, न धनात्मक में, न ऋणात्मक में, न स्वप्रेरण में। ये है, ये कह रहे हैं कि कोई भी बाहरी पदार्थ जो बिना अपना रासायनिक संगठन बदले, बिना अपनी मात्रा बदले अपक्रिया की दर को बदल देता है, तो वो उत्प्रेरक होता है। अब वो उत्प्रेरक के अंदर ही तो आ गए धनात्मक, ऋणात्मक सब। तो वो जितने टाइप के कैटलिस्ट हैं, वो एक भी ऐसे नहीं है जो रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्शन करते हो, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट कभी भी रिएक्शन नहीं करता कैटलिस्ट। अब वो एक्चुअल में करता क्या है, हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि इधर आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस चल रही, ये आपकी एनर्जी है, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस चल रही थी। तो आप जानते हैं कि इस तरीके से रिएक्शन चलती है, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये से बनेगा, और ये एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है कि मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे और करने के बाद इतनी एनर्जी ले आएंगे कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और वो प्रोडक्ट में
बदल जाए। तो जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है सर, एक न्यू पाथवे प्रोवाइड करा देता है। उसमें क्या होता है, वो शॉर्टकट रास्ता दिला देता है, कहे कि तुम इतनी ही एनर्जी लेके आओ और तुम्हें प्रोडक्ट में बदल। तो यहां से इस बैरियर, ऊपर वाले बैरियर को क्रॉस करने में कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो टक्कर करके एनर्जी लेवल यहां तक तो पहुंचते होंगे, लेकिन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो लौट आते बेचारे। लेकिन कैटलिस्ट ने क्या किया, एक न्यू पाथवे प्रोवाइड करा दिया, और जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है सर, डिक्रीज कर देता है। तो अगर आपसे पूछे कोई कैटलिस्ट का काम क्या है, तो अब आप कहेंगे कैटलिस्ट का काम रेट ऑफ रिएक्शन को एल्टर करना है, बदल देता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा या बढ़ा देता है, किससे, सक्रिय ऊर्जा को कम करके। अब आपसे एक शब्द में अगर आप जवाब पूछे अच्छा दें, कैटलिस्ट का वर्क क्या है, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ये जवाब देना है। एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मतलब है सर यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हम ये कह रहे हैं, जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये तो एनर्जी का ही लेवल है जी। ये पहला लेवल रिएक्टेंट का है, ये वाला लेवल प्रोडक्ट का है, यस ये वाला, और ये वाला एनर्जी बैरियर है। ये एनर्जी बैरियर क्या है, इस रिएक्शन को नीचे से लेकर, जमीन से लेकर, एक रिएक्शन को होने के लिए कितनी कम से कम एनर्जी की जरूरत है, उसको कहते हैं दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। यस। अब रिएक्टेंट भी तो सर, रिएक्टेंट ऐसा तो नहीं है जीरो एनर्जी लेवल पे, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ है तो कुछ एनर्जी तो लेके बैठा ही है। इस रिएक्टेंट को इस एनर्जी बैरियर तक के लिए, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये है आपकी सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे कम कर देता है सर कैटलिस्ट। अब क्या करता है, एनर्जी बैरियर ये था, कहेंगे ऐसा है, देखिए वैसे तो 100 नंबर में पास होते हैं, लेकिन फूफा जी हमारे परीक्षा भाग में है, तो तुम ऐसा करो, तुम 80 नंबर ही ले आओ, हम तुम्हें सिलेक्शन दिला देंगे। लो फट, 100 की जगह बैरियर उसने नीचे कर दिया। ऐसा है। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत थी किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, उस ऊर्जा को ही कम कर दिया। तो आपसे अगर पूछता है कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, तब आप कहेंगे कैटलिस्ट का काम है सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ाना, ये काम है। अब आती है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस क्या है, प्रेरित। एक उदाहरण देके ही डायरेक्ट समझिएगा, जैसे Na2SO3 है, Na2SO3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Na2SO4 बनाता है। अब अगला था Na2ASO3, सोडियम का आर्सेनिक जो सल्फाइड है, जैसे यहाँ पे सोडियम का सल्फाइड था, वहां पे सोडियम का आर्सेनाइड था। ये ऑक्सीजन से कराया गया तो रिएक्शन नहीं कर रहा था। देखिएगा, सल्फर का ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बना रहा था, लेकिन Na3ASO3 जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही दोनों को साथ में कराया गया तो दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। कुछ चीज समझ आई क्या हुआ, कि पहला वाला अकेले तो हो रहा था, दूसरा वाला नहीं हो रहा था, दोनों को एक साथ कर दिया तो हो गया। इसमें सर इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होगा। अब समझिए, जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए मनोज सर हैं, ये पढ़ रहे थे, लेकिन देवेंद्र सर कह रहे अरे अल्टीग्रेड का बहुत कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो मनोज सर बोले अरे ऐसा करिए, हम लोग मिलके पढ़ते हैं साथ में,
आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम आपको बता देंगे, आप हमें बता देंगे, तो दोनों की पढ़ाई हो गई। तो ये अकेले इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो प्रेरित किसने कर दिया? जो हो रहा था उसने। किसको? जो नहीं हो रहा था उसको। पहले वाला दूसरे वाले को प्रेरित कर, जो नहीं हो रहा उसी को तो मोटिवेट किया गया है। जी। किसने किया है? जो ऑलरेडी कंप्लीटेड था, जो हो रहा था, वही तो कर रहा है इसको, दूसरे वाले को। देवेंद्र सर, क्लियर हो गई बात? हाँ सर, हो गई। ठीक। अब कैटलिस्ट की विशेषता क्या है? सबसे पहली बात तो पहली विशेषता आप ये समझिए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को कभी प्रारंभ नहीं कर सकता। जैसे अभिक्रिया बंद पड़ी है, हो नहीं रही है, जैसे ये इसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता और हम इसमें कुछ डाल दें और कहें रिएक्शन होने लगे ना, क्या करता है? उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, यह केवल किसी भी क्रिया की गति को परिवर्तित कर सकता है। अभिक्रिया चल रही हो तो या तो उसकी स्पीड को घटा सकता है या उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। बंद पड़ी हुई अपक्रिया को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ये पहला कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उत्प्रेरक कभी भी किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता, केवल इंड्यूस करता है, मोटिवेट करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा और उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताया था ऐसे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपना रासायनिक संगठन बदले, बिना अपनी मात्रा बदले अपक्रिया की दर को बदलते हैं। कैटालिस्ट इतना खतरनाक होता है कि उसकी सूक्ष्म मात्रा ही अपक्रिया की पूर्ण अपक्रिया की गति को बदलने में सक्षम है। नेक्स्ट बात समझे। आप जानते होंगे एक शब्द आता है साम्यावस्था का, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। सर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम चल रहा है, तो क्या था कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, एक टाइम के बाद 50% डिकम्पोज हो गया आपका रिएक्टेंट, 50% बन गया है आपका प्रोडक्ट, दोनों 50-50 पे आ गए, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तो हम क्या कह देंगे सर, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। जैसे रिएक्शन शुरू हुई, 100 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, यहाँ 0 था, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, इसका टूटना शुरू हुआ, धीरे 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 ये कंडीशन आई कि 50 इसके डिकम्पोज हो गए, 50 इसके बन गए। दोनों की कंसंट्रेशन सेम हुई या दोनों का रेट सेम हुआ, इक्विलिब्रियम पड़ गया। अब सोचिए कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जब वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है, हमें पता है क्या कब अचीव करती है, हमने माना कि वो 2 घंटे बाद दोनों के जो रेट हैं वो बराबर हो जाते हैं या कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाती है। अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो पूछा जाएगा तो क्या इसके इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, कितना पड़ेगा कि जब कैटलिस्ट डाल दोगे तो क्रिया जल्दी होने लगेगी। जो इक्विलिब्रियम अभी 2 घंटे में अचीव हो रहा था वो 1.5 घंटे में अचीव हो जाएगा, हो सकता है 1 घंटे में अचीव हो जाए। तो वो क्या करता है, केवल इक्विलिब्रियम का जो टाइम है उसको केवल रिड्यूस करता है, जल्दी आ जाता है इक्विलिब्रियम। ये है कैटलिस्ट का काम। आप ये कहें कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, नहीं। अगर 50-50 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है या जितना रेट बराबर हो रहा है तो वो चीज वही रहेगी, केवल इक्विलिब्रियम का टाइम कम कर देगा, बस इतना है। तो इसका मतलब उत्प्रेरक जो है वो साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है, यानी जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करता, केवल क्या काम करता है, टाइम रिड्यूस कर देता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, बस। दूसरी बात, एक उत्प्रेरक अपक्रिया में विशिष्ट होता है। इसका मतलब क्या है विशिष्ट होने का मतलब? किसी भी रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक जो है एक स्पेशल है। इसका मतलब एक कोई पदार्थ किसी रासायनिक अपक्रिया को बढ़ा सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा था
कि ASH3 में बना हुआ जो आर्सेनिक है वो स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, या ये कहें कि जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल ले लें, जैसे H2O2 के डिकम्पोजिशन को प्लेटिनम जो है वो बढ़ा देता है। इसका मतलब प्लेटिनम कैसा हुआ, धनात्मक उत्प्रेरक। तो क्या किसी भी रिएक्शन को हमें कराना है हम उस सभी के अंदर प्लेटिनम डाल दें क्या? नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई एक पदार्थ किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है तो वो H2O2 की डिकम्पोजिशन की जो रेट है प्लेटिनम उसको बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी हो, डिकम्पोजिशन पता करना हो, बोले प्लेटिनम ही लगा दो आ जाएगा, नहीं। अलग अलग पदार्थ, हर एक पदार्थ किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। एक ही पदार्थ सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, मतलब एक ही उत्प्रेरक सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई एक पदार्थ स्पेशल होता है, वही एज ए कैटलिस्ट करता है। उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद की प्रकृति को नहीं बदलता। पता चला कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाह रहे थे और हमने वो सब्सटेंस मिला दिया, और मिला देने पे क्या हुआ कि जो हम चाह रहे थे, जो प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। ये चीज नहीं करता उत्प्रेरक कभी भी। आप जिस अभिक्रिया से जो भी बनता है, जो बनाना चाहते हैं, उससे वही मिलेगा। ये क्योंकि जब पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो डिस्टर्ब काहे करेगा वो। दूसरा, जितना बारीक पिसा हुआ कैटलिस्ट होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इससे क्यों होता है ऐसा? किसी भी उत्प्रेरक की जो सक्रियता है, एक्टिविटी है, वो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा बारीक पिसा हुआ होगा उतना ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। नेक्स्ट बात, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किसी एक निश्चित ताप पर सबसे होती है। इसी को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। आप सभी जानते हैं, कभी आपने बायो में कहीं भी पढ़ा होगा, किसी भी प्रैक्टिकल के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो उतने टेम्परेचर पे ही इनिशिएट होती है। तो इसका मतलब वो अनुकूलतम ताप है। जैसे फर्मेंटेशन होता है तो उसकी फिक्स टेम्परेचर है कि वो 22 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा होता है, जैसे किण्व बन सकें। ज्यादा कर देंगे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ज्यादा लो कर देंगे तब भी बैक्टीरिया मर जाएंगे। फर्मेंटेशन कराना है तो एक निश्चित ताप, अनुकूलतम ताप की जरूरत पड़ेगी, तो उसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है और अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। क्लियर है बात? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहे कि कभी भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की मात्रा और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। सूक्ष्म मात्रा में ज्यादा इफेक्टिव होता है, सूक्ष्म मात्रा में ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा घेरता है। उत्प्रेरक कभी भी उत्पाद को चेंज नहीं करता, कभी भी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। एक उत्प्रेरक किसी हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेशल होता है। कैटलिस्ट के लिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है जिस पे अच्छा वर्क करता है, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ? जी सर। अब बात आती है, दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है आपका कैटलिस्ट प्रमोटर और एक आता है पॉइजन। वर्धक। पॉइजन और प्रमोटर, ये क्या करता है? पॉइजन विष, उत्प्रेरक विष। अच्छा। अभी तक क्या था? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वो पॉजिटिव, जो अभिक्रिया की दर को घटा दे वो नेगेटिव। बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करने लगे, ऑटो कैटलिस्ट।
ये चीज हम पढ़ चुके। अब बात आती है कि कई बार जैसे अमोनिया के बनने में N2+3H2 से 2NH3 बनता, अमोनिया के बनने में आप आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये आयरन जो है बहुत धीमी गति से इसको उत्प्रेरित कर पाता है। फिर क्या करते हैं, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रमोटर। बात समझ गया हमने क्या बोला है? ये उत्प्रेरक वर्धक जो है वो अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाता, जो उत्प्रेरक है उसकी सक्रियता को बढ़ाता है। स्वयं एक कैटालिस्ट नहीं है, ये कैटालिस्ट नहीं हो सकता कभी, ये कैटालिस्ट को प्रमोट कर देता है, ऐसा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, दो भाई बहन या दो भाई हैं घर पे और उन्हें अपने पापा से किसी चीज के लिए पूछना है। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ये पूछे कौन, तो दूसरा उसको प्रमोट कर रहा है, पूछ ले। या दो दोस्त होते हैं क्लास में, क्वेश्चन तो डाउट दोनों को आ रहा है लेकिन पूछे कौन। वो डायरेक्ट खुद नहीं पूछ रहा है लेकिन वो दूसरे से कह रहा है कि तुम पूछ लो। उत्प्रेरण अभिक्रिया में कभी कभी प्रयुक्त उत्प्रेरक की कार्य क्षमता या किसी अन्य पदार्थ की अल्प मात्रा डालने पर बढ़ जाती है, यानी उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम होता है, ऐसे पदार्थ को वर्धक कहते हैं। परंतु वहां वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहा जाता है। क्लियर हुई ये बात? प्रमोटर्स क्या है? कैटालिटिक प्रमोटर्स, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें, कैटालिटिक प्रमोटर। उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ जो उत्प्रेरण क्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को नष्ट कर देते हैं या पूर्ण कम कर देते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे उत्प्रेरक विष में आप समझिए कि जैसे कोई एक रिएक्शन चल रही थी, जैसे मान लीजिए ये H2O2 का डिकम्पोजिशन चल रहा था प्लेटिनम की प्रेजेंस में, H2 और O2 बन रहा था, ये प्रमोट कर रहा था खटाखट इसको टूटने पे, इसको टूटने दे रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इसमें हमने सल्फर डाल दिया, तो इस सल्फर ने क्या किया, इसकी रिएक्टिविटी को ही इसको ही स्लो कर दिया, प्लेटिनम को ही। रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट, लेकिन उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को ही प्रभावित कर देता है। तो ये है काम। क्या इतनी बात क्लियर हुई है? जी सर। अब अगली थ्योरी आती है कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत। ये क्या है कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत? क्या कहता है कि जैसे ए और बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या है, ये सर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी रिएक्शन के रेट को या कोई भी रिएक्शन कैसे होती है उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आई है संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत का पहला पॉइंट आप समझिए, वो ये कहते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी हो सकती है जब अभिकारक अणु आपस में टक्करें करते हैं, इसीलिए इसको संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। पहला ही पोस्टुलेट यही है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु आपस में टकरा नहीं रहे हैं तो वो अभिक्रिया होगी ही नहीं। कहते कैसे? संघट्ट सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं या आयनों में संघट्ट होता है, संघट्ट के कारण अभिक्रिया होती है। पहला पॉइंट माना, बोले साधारण ताप पर अणुओं में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, फिर क्या होता है, तो जिसके कारण टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, बोले जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो तब तक भी रिएक्शन नहीं होती, जैसे ये एनर्जी बैरियर है, ये इस तक क्रॉस करना है, तो जब आपस में टकराएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई,
कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक रिएक्टेंट पार्टिकल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस न कर जाएं। इस एनर्जी को बैरियर को क्रॉस करने के लिए उन्हें एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी यहां से लेकर टोटल यहां तक की एनर्जी क्या होती है, दहली ऊर्जा। तो अणु तब तक क्रिया नहीं करते हैं जब तक कि वो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त न कर लें। अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कहां से, रिएक्टेंट से लेकर यहां तक के बीच को कहते हैं एक्टिवेशन, और जीरो से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर इस एनर्जी बैरियर को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोनों बातें हैं क्लियर? जी सर। नाम ही उसका टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत है, अगर वो टक्कर की बात ना करे तो बेकार है। तो कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं। टक्करों के फलस्वरूप सर्वप्रथम सक्रिय जो एक्टिवेट अणु जो हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और लास्ट में जाके वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, ऐसा मानना है इस थ्योरी का। अब क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस या थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक होमोजीनियस कैटालिसिस होता है, एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। ये क्या है, जैसे आपने देखा H2O2 डिकम्पोज हो रहा था H2 और O2 में, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में था। आपने जो कैटालिस्ट यूज किया वो सॉलिड फॉर्म में था। जब रिएक्शन के रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और ये रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, उसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब कहते हैं जहां पे होमोजीनियस कैटालिसिस चल रहा हो वहां पे ये थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये क्या है, कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आपस में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये है थ्योरी का कॉम्प्लेक्स। अब होमो के बाद आता है हेट्रोजीनियस करी। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किस पे बेस है, एडजॉर्प्शन पे, यानी उसके ऊपर जमा हो जाने पे। तो आप यहाँ पे इतना समझिए कि दो टाइप के कैटालिसिस होते हैं, क्लासिफाई करें तो एक होमोजीनियस कैटालिस्ट, एक हेट्रोजीनियस। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं तो होमोजीनियस, जब दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सेम फेज में होते हैं वो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहा जाता है। अब आता है जब दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं, कैटालिस्ट सॉलिड है, मान लीजिए जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं वो गैस में है, दोनों का डिफरेंट फेज में है, तो क्या होगा, गैस वाला जो पार्टिकल है वो उस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो किस पे बेस होगी, एडजॉर्प्शन थ्योरी पे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। यस, ये मतलब इतना ही पूछते हैं। ये जो लिखा है पूरा बीएससी का है, लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो यही बन सकता है कि हेट्रो किस पे बेस है, होमो किस पे बेस है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किसको कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस किसको कहते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किस थ्योरी पे, जिस पे बेस है वो क्या कहती, सर एडजॉर्प्शन कहती। अगर एडजॉर्प्शन है तो किसका एडजॉर्प्शन अच्छा, सर जितना सरफेस खुरदरा होगा, रफ होगा,
उतना ज्यादा दूसरी चीज उस पर डिपॉजिट हो जाएगी आके। जितना ज्यादा बारीक पिसा हुआ हुआ उतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा उस पे आके। जितना ज्यादा रफ होगा उतनी ज्यादा वैकेंसीज बनेंगी, उतनी ज्यादा जगह बनेगी, उन्हीं जगह में ही मॉलिक्यूल्स आके उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे आके। तो इसी को क्या कहते हैं, जो उस पर डिपॉजिट हो जाती है इसको कहते हैं फ्री वैकेंसीज, यानी मुक्त संयोजकताएं। उन्हीं पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं आके। ये दो थ्योरी है इसकी। ये तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब, क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हैं, पीडीएफ हमने आपको भेज दी। हाँ अब देखिए फिर से क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस, जब उत्प्रेरक और अभिकारक और उत्पाद सभी एक ही फेज में होते हैं होमोजीनियस, डिफरेंट है इनमें से कोई भी हेट्रोजीनियस। अब एक और आता है एसिड बेस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस की बे अपक्रियाएं जो अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित होती हैं उनको एसिड बेस कैटालाइज कहते हैं। जैसे आपने देखा एल्डोल कंडेंसेशन, आप बताइए एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज है या एसिड बेस दोनों है या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो कैसा है, बेस कैटालाइज है, एसिड कैटालाइज। एल्डोल पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं? ये सर उसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है और बेस उस पे तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। नहीं 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 नहीं, हम कैटालाइज पूछ रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज रिएक्शन? बेस बेस कैटालाइज है। बेस हटा। यस, NaOH लेते ना, यस। जैसे आपने CH3CHO ले लिया, तो CH3CHO को हम एक H अलग करके लिख लें। और जब यही NaOH की प्रेजेंस में किया जाता है तो यही बेस ही इसी H को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे क्या बनता है, बेस। यही वाला क्या बनता है, अगला वाला CH3 यहाँ जो बनता है वो क्या करता है, इसी वाले कार्बन पे अटैक कर देता है ऐसे करके। अच्छा अब ये बताइए, जब प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ना बने, उससे बीच वाला रह जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी नहीं, उसी का नाम तो एल्डोल है। यस बोलता है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा कब, जब H2O वहां से निकल जाएगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वहां पे मिल जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ये ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, क्रोटोनोल्डिहाइड बनेगा ये। तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा लास्ट में जाके, है ना, और ये प्रोडक्ट केवल एल्डोल रहेगा। इन्होंने बता दिया इसलिए कह रही है, तो आप इतना जानिए केवल कि एल्डोल बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक। क्या एसिड की प्रेजेंस में भी होता है, मेरा क्वेश्चन ये था। तो दोनों ही आंसर सही है। बेस कैटालाइज होता है, कई रिएक्शन ऐसी हैं जो एसिड कैटालाइज हैं, लेकिन पर्टिकुलर एल्डोल पूछा है तो वो बेस कैटालाइज ही होता है। सर नेमिंग रिएक्शन तो रह रही है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल, कल मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएगी कल। जी सर। अब आपको ये आपको लर्न करना है कि हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक होता है, कोस्टवाल्ड विधि के नाइट्रिक बनाने में प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज होता है, लेड चेंबर मेथड शीश कक्ष विधि से H2SO4 का जब निर्माण करते हैं तो प्लेटिनम होता है ना, डीकर विधि से क्लोरीन करते हैं। जी, मोलिब्डेनम का क्या काम होता है हैबर विधि में? वर्धक का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है। जैसे आयरन आपने कैटालिस्ट के रूप में यूज किया है, हाँ, इसको तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है कौन, मोलिब्डेनम। ये थोड़ा सा धीरे धीरे काम कर रहा था, मोलिब्डेनम इससे कह रहा है तुम जल्दी जल्दी कराओ, तो ये प्रमोटर हो गया। डीकन विधि में क्लोरीन Cu2Cl2,
बॉस प्रोसेस में सर बॉस यस ये जैसे इसमें अगर पूछे रहा कि होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा है तो सबका नेचर सेम होना चाहिए। कैसे अब कैसे? मालूम चलेगा? नहीं गैस होना चाहिए ना, जैसे हम किसी की प्रेजेंस में करा रहे, जैसे आयरन की हम लोग बात कर रहे थे, अमोनिया गैस थी, हाइड्रोजन भी गैस थी, लेकिन जिसके हमने प्रेजेंस में कराया वो सॉलिड फंस गया। अब इसका फेज अलग हेट्रोजीनियस में चला गया। फेज समान होगा तो होमोजीनियस। यस, सबके नेचर है, ये गैस ये गैस ये गैस, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, होमोजीनियस। कैसे? सर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था मतलब प्रीवियस ईयर में, हाँ मतलब इसमें से कौन सा मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट है? हाँ, तो पहचान जाएंगे। नेचर सबके एक जैसे होने चाहिए, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। ये लास्ट पेज है एंजाइम कैटलिस्ट, ये तो देखो याद ही करना पड़ेगा सर। आप जानते हैं एंजाइम कैटलिस्ट में कि इन्वर्टेज एंजाइम है, सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, जाइमेज है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है, डाइस्टेज स्टार्च को माल्टेज में, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में करता है, यूरेज क्या करता है सर, यूरिया को अमोनिया में तोड़ देता है, पेप्सिन एंजाइम अपने स्टमक में होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, ट्रिप्सिन ये भी क्या है, अपने पाचन में होता है, ठीक है, ये क्या प्रोटीन को, ये भी एमिनो एसिड में, ये दांत में पाया जाता है, एमाइलेज जो है वो अपनी लहर में पाया जाता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, लैक्टिक बेसिली आप जानते हैं कर्ड में मिलता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम करता है, माइकोडर्मा एसिटी आप जानते हैं विनेगर बनाने में, यानी कि जो अल्कोहल है उसको एस्टिक एसिड में बदल देता है, लाइपेज एंजाइम ये भी आप जानते हैं खाने को ग्लूकोज में बदल देता है, सॉरी बसा को ग्लूकोज में बदल देता है, ट्रिप्सिन एंजाइम दूध वगैरह होता है जो सलाइवा में होता है, स्टार्च को शुगर में। तो ये लर्न ही करना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम क्या वर्क करता है। इन्वर्टेज या डायस्टेज दोनों सेम है कि अलग अलग है? नहीं, अलग है। इन्वर्टेज यूज किया है जनरली, ये जो शुगर लिखा है वो आप ऐसे याद करिए इन्वर्ट शुगर में। इन्वर्ट शुगर कौन है, गन्ने की शक्कर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इन्वर्ट शुगर के लिए इन्वर्टेज ऐसे, माल्टोज वाले के लिए स्टार्च जल अपघटन में प्रयुक्त एंजाइम क्या है, ये क्या होगा इसमें? तो डायस्टेज होगा। अच्छा। क्योंकि स्टार्च ही है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है, तो स्टार्च के लिए डायस्टेज, इन्वर्टेज नहीं होगा। इन्वर्टेज पर्टिकुलर इन्वर्ट शुगर के लिए ही है, ऐसा। और एक और था जो, हाँ ये क्या था, वो तो जाइमेज है, जाइमेज है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है। अब कैटलिस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो यही लिखे हुए हैं, नीचे आंसर है, लेकिन एक एक्सरसाइज हमने आपको कैटलिस्ट की और भेजी थी।